ऑफ आयंस। हेडिंग लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। ये एक बड़ा जबरदस्त सा चैप्टर है। 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, फिर विल कम बैक, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा देखिए, तो इस चैप्टर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस हमारा काम है। तो सिचुएशन ये दी होगी कि आपको ना एक कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड एक्स दिया जाएगा। आपका टास्क ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि which cation and which anion is present in compound X। अब ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले जो स्टेप उठाने हैं वो क्या क्या हैं, जरा इस पे आइए। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने ना जरा कुछ नोटेबल बातें यहां समझनी है। देखिए, आपको ये तो समझ आ गया ना कि जो आपको सॉलिड कंपाउंड एक्स दिया जाएगा, ठीक है, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई which cation is present in it and which anion is present in it. So your task will be to find out the cation and anion present in this compound X। अच्छा, अब अगर यहां तक आपने इसको देख लिया तो आपने नोट में ये लिखना था कि always target the cation first। always target the cation first, यानी टारगेट से मुराद ये है, means always find the cation present in compound X। always find the cation present in compound X first। तो पहले आपने cation present in compound X ढूंढनी है। तो आपने पहले cation present in compound X ये तलाश करनी है, ठीक है जी। तो always target the cation first means always find the cation present in compound X first। तो once the cation is identified, then we will find the anion present in compound X। तो कहने का मकसद है कि हमेशा पहले कैटाइन फाइंड करना है, फिर आपने एनाइन फाइंड करना है। तो वंस जब कैटाइन ढूंढ लेंगे तो फिर सेकंड नंबर पे हम एनाइन के पीछे पड़ जाएंगे। क्लियर हो गई? अब बच्चों आइए जरा एक अगली बात की तरफ कि देखिए, एक और नोटेबल बात ये आप लिखें, देखिए जी, अब बच्चों एक और नोटेबल बात ये लिखो, जी देखिए जी, the two
reagents. reagents कहते हैं उन केमिकल्स को, उन स्टार्टिंग केमिकल्स को जो हम यूज करते हैं. तो द टू reagents या chemicals used for identifying cations. याद रखिए, द टू reagents लिख भी लो यार. तो देखिए, the two reagents या chemicals used for identifying cations will always be, यूं लिख लें बल्कि, the two fixed reagents या chemicals used for identifying cations will always be. नंबर 1, देखिए, दो फिक्स्ड केमिकल्स आपने इस्तेमाल करने हैं कैटाइंस को पहचानने के लिए. तीसरा कोई और केमिकल नहीं होगा, यही दो फिक्स्ड केमिकल्स होते हैं. तो द टू फिक्स्ड रिएजेंट्स या केमिकल्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग कैटाइंस विल ऑलवेज बी. नंबर 1, एनी आइडिया वैसे कि कैटाइन को पहचानने के लिए जो दो टेस्टर केमिकल्स यूज करते हैं वो कौन है? एनी आइडिया? तो पहले इट इज एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है जी. यस, पहला एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और दूसरा होगा एक्वस अमोनिया. या जैसे अमोनिया सोल्यूशन, बेसिकली अमोनिया गैस को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसको एक्वस अमोनिया कहा जाता है. तो बच्चों, ये दो फिक्स्ड केमिकल्स हैं. हमेशा इन दो के अलावा कोई तीसरा केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करते. तो हम कोई तीसरा केमिकल यूज नहीं करेंगे. तो देखिए, द टू फिक्स्ड, सॉरी यार थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो रहा मेरे से. अच्छा जी, अच्छा जी. तो the two fixed reagents या chemicals used for identifying cations will always be aqueous sodium hydroxide and aqueous ammonia. बच्चों, अब इसमें ना एक छोटी सी बात आप इसी से कनेक्टिंग लिखें
देखें, कि among these two reagents, always use aqueous sodium hydroxide first to identify the cation. यानी अब ये बातें आपने याद रखनी है कि हमेशा पहले एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे कैटाइन पहचानने के लिए। तो अमंग दीज टू रिएजेंट्स, यानी इन दोनों में से ऑलवेज यूज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट, and then for confirmation, we will use aqueous ammonia in the second place. बच्चों, आज से याद रखना कि हमेशा हम पहले एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पे यूज करेंगे उस कंपाउंड एक्स में मौजूद कैटाइन तलाश करने के लिए। जब वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ कैटाइन्स की तरफ इशारा करेगा ना, तो फिर एक्वस अमोनिया सेकंड नंबर पे यूज करके हम उसमें कंफर्म करेंगे कि वाकई जो शक था हमारा वो दुरुस्त है कि नहीं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि among these two reagents we will always use aqueous sodium hydroxide first to identify the cation, and then for confirmation we will use aqueous ammonia in the second place. ये बात सबको क्लियर होती है? तो देखिए, अब पूरी स्टोरी ये थी कि देखें, एक दफा मैं फिर एक फाइनल रिपीट दे रहा हूं, जरा समझना है इसको। देखिए कि आपने सबसे पहले हमें एक कंपाउंड एक्स का सॉलिड सैंपल दिया जाएगा। टास्क हमारा ये है कि उस सॉलिड सैंपल के अंदर जो कैटाइन और एनाइन छुपा हुआ है, जो मिलकर उस कंपाउंड एक्स को क्रिएट कर रहे हैं, हमने वो फाइंड करना। तो बात ये बताई थी कि कंपाउंड एक्स में हमेशा आपने सबसे पहले जो उस कंपाउंड में कैटाइन मौजूद है, आपने सबसे पहले उस कैटाइन की तलाश मेक श्योर करनी है। यू हैव टू फाइंड द कैटाइन फर्स्ट। जब कैटाइन हमें पता लग जाएगी, फिर हम सोचेंगे एनाइन को पहचानने की। तो इसलिए मैंने क्या लिखवाया इधर कि ऑलवेज टारगेट द कैटाइन फर्स्ट मींस ऑलवेज फाइंड द कैटाइन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स फर्स्ट। Once the cation is identified, then we will find the anion present in compound X. फिर मैंने अगली बात आपको ये कही कि देखिए, कैटाइन पहचानने के लिए दो फिक्स्ड केमिकल्स हमेशा हमेशा इस्तेमाल करेंगे। दो फिक्स्ड केमिकल्स, एक हम यूज करेंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हम यूज करेंगे एक्वस अमोनिया। तो ये दो फिक्स्ड रिएजेंट्स हैं, एक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक एक्वस अमोनिया है। इन दो के अलावा कोई और चीज कैटाइन की पहचानने के लिए यूज नहीं करते। तो बात थी ना, पहले कैटाइन तलाश करना है। तो कैटाइन तलाश करने के लिए दो फिक्स्ड केमिकल्स में से एक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक एक्वस अमोनिया है। अब इन दोनों में से मैंने ये लिखवाया आपको कि among these two reagents always use aqueous sodium hydroxide first to identify the cation, and then for confirmation use aqueous ammonia.
अच्छा, इसके बाद जरा आप लोगों ने ये लिखना है कि देखिए, जब आपके पास कैटाइन पहचान लिया जाएगा तो इस हरकत से तो कैटाइन का कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा। वंस वी गेट टू नो द कैटाइन, तो फिर हम क्या करेंगे, एनाइन की पहचान करेंगे। पढ़ा था नहीं है? अब एनाइन की पहचान का देयर इज अ डिफरेंट केमिकल, there is a different chemical to identify, there is a different chemical to identify every anion। याद रखिए, एनाइंस को पहचानने का कोई फिक्स्ड केमिकल नहीं है। हर एनाइन का पहचानने का अपना अपना फिक्स्ड केमिकल है। देयर इज अ डिफरेंट केमिकल टू आइडेंटिफाई एवरी एनाइन, but for every different anion, but for every different anion, there is a fixed chemical, there is a fixed chemical। जी बताऊंगा आपको इसका टेक्निक के कैसे याद करना। तो for every different anion there is a fixed chemical, बट हर एक का अपना अपना। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। आपको ये मैं जरा इस चैप्टर का पर्पस समझा रहा हूं कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। क्यों बच्चों, कोई रहता है इस नोट को लिखने में? तो कैटाइंस पहचानने के लिए जी जी इसका टेक्निक बताऊंगा जी, इसका एक तरीका बनाया हुआ है मैंने, वो बताऊंगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। जी ये मैं आपको समझाऊंगा इसको बाद में कि देखिए, मैं ये कह रहा था कि कैटाइन को पहचानने के तो दो फिक्स्ड केमिकल्स हैं। कैटाइन को पहचानने के तो दो ही फिक्स्ड केमिकल हैं। हर कैटाइन जो हमारे सिलेबस में है वो इन्हीं दो केमिकल से पहचाना जाएगा। पहला है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एक्वस अमोनिया। जिनमें से पहले हमेशा हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और कंफर्मेशन के लिए एक्वस अमोनिया यूज करेंगे। बताऊंगा कैसे। और एनाइन का मैं ये कह रहा था कि जब कैटाइन तो पहचान लिया जाएगा तो फिर हम सेकंड नंबर पे उस कंपाउंड एक्स में मौजूद एनाइन तलाश करेंगे। एनाइन को पहचानने का अपना अपना रिएजेंट है। देखिए, हर डिफरेंट एनाइन का एक डिफरेंट रिएजेंट है जो उसके साथ लिंक्ड है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे इस चीज को हम ढूंढेंगे। देखिए, अब इस चैप्टर में ना जो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स है, स्टेप्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड, जरा अब आइएगा, स्टेप्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब क्या स्टेप्स और प्रोसीजर्स आप यहां फॉलो करेंगे? देखिए, द स्टेप्स एंड प्रोसीजर वी शुड फॉलो।
तो द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड वो क्या होंगे? देखिए, तो बच्चों ये प्रोसीजर यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है कि देखें, हमें एक कंपाउंड एक्स दिया जाएगा, उसमें जो कैटाइन पड़ा हुआ है, जो एनाइन पड़ा हुआ है, हमने वो ढूंढने हैं। पहले कैटाइन को टारगेट करेंगे। कैटाइन को पहचानने के लिए दो फिक्स्ड केमिकल्स हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एक्वस अमोनिया। पहले हमेशा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर आप एक्वस अमोनिया को यूज किया करेंगे। तो इससे जब कैटाइन पहचान लिया जाएगा तो फिर हम आएंगे एनाइन, जो उस कंपाउंड एक्स में मौजूद है, उसे पहचानने के लिए। एनाइन पहचानने के लिए याद रखिएगा, हर एनाइन का अपना अपना अलग केमिकल, वो हम आगे देखेंगे। अब सवाल ये था कि व्हाट इज द स्टेप्स एंड द प्रोसीजर व्हिच शुड बी फॉलोड इस पूरे प्रोसेस के दौरान। जरा देखिए बच्चों, फोकस कीजिएगा क्योंकि जरूरी बात है, इसको एक फ्लो में हमने समझना है। तो अब देखिए, आपको ना सबसे पहले तो स्टेप 1 में हमेशा आपने ना स्टेप 1 में क्या करना है, ये मैं आपको एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना होता है। बहुत इजी, देखना आपको बड़ा पक्का समझ में आएगा ये टॉपिक। स्टेप 1 क्या था? देखिए कि सबसे पहले वी विल डिसॉल्व सबसे पहले वी विल डिसॉल्व द सॉलिड कंपाउंड एक्स we will dissolve the solid compound X in water. We will dissolve the solid compound X in water. So we will dissolve the solid compound X in water. देखिए, we will dissolve तो देखिए, तो सबसे पहले we will dissolve the solid compound X in water to form a large volume of aqueous solution of the compound X. तो आपने जिस सोल्यूशन, जिस सॉलिड कंपाउंड के अंदर मौजूद कैटाइन और एनाइन पहचाननी थी, आपने पहले उसको पानी में डिसॉल्व करके, हमने एक कंपाउंड एक्स वो फॉर्म कर लिया। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसा कंपाउंड ही लेना है जो डिसॉल्व होता हो। तो बच्चों ये बात सुनो, हमने सबसे पहले ये कंपाउंड को पानी में जो डिसॉल्व किया और सोल्यूशन बनाया, ये किस लिए बनाया वैसे? खुद बताओ जरा, वैसे ये क्यों, किस लिए बनाया हमने? ये वही मिसाल है बच्चों, जैसे आप अपना जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपसे लैब में वो इनिशियली एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, याद है, एक सिरिंज खून आपसे वो निकालते हैं, एक सिरिंज खून निकालते हैं ना वो, फिर उसको लेबल डाल के आपका नाम से वो भेज देते हैं लैब में कि उस पे फिर हर मुख्तलिफ खून के कतरे पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब हर बीमारी को चेक करने का एक तरीक़ेकार है कि जी ये केमिकल डालें, फिर ये ऑब्जर्वेशन हुई,
तो ये बीमारी मौजूद होगी बंदे में या नहीं होगी, ठीक। तो वो जो टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव निकलता है वो एक्चुअली इस तरह। तो अब आप ये जो कर रहे हो ना कि पहले उस सॉलिड कंपाउंड एक्स को पानी में डाल के स्टर करके एक ढेर सारा कंपाउंड एक्स का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हो, ये आप बना रहे हो टेस्टिंग पर्पस के लिए कि आपके पास, अब देखिए आपके पास क्या होगा कि एक ढेर सारा ये आ जाएगा इस जार में, मिसाल आपके पास कंपाउंड एक्स, ठीक है। तो दिस इज द एक्वस solution of compound X, aqueous solution of compound X which was formed, ठीक है। उस कंपाउंड X को पानी में डिसॉल्व करके हमने ये सपोज एक एक्वस सोल्यूशन ढेर सारा बना लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस एक्वस सोल्यूशन में से कंपाउंड X का थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके उस पे मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपाउंड एक्स में कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन छुपा हुआ पड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। तो ये हमने इसलिए लार्ज ढेर सारा सोल्यूशन बनाया ताकि हमारे पास एक इधर अवेलेबल हो अच्छा खासा वॉल्यूम, इधर हमारे पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम अवेलेबल हो जिससे हम फिर उसका क्या ढूंढ सकें। तो हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम अवेलेबल होगा एक्वस सोल्यूशन का, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स का एक ढेर सारा ये सोल्यूशन बना लिया, ठीक। अच्छा अब जरा आइएगा नेक्स्ट कि जब आपने इधर ढेर सारा एक सोल्यूशन एक्स का वॉल्यूम बना लिया तो आते हैं अब नेक्स्ट बात की तरफ। इधर देखिएगा, अब आपने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में। पहला स्टेप क्या था कि आपने उस कंपाउंड एक्स को पानी में डिसॉल्व करके ढेर सारा एक सोल्यूशन बना लिया ताकि उस सोल्यूशन को यूज करके हम मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग कर सके। जाहिर है आपके पास एक सैंपल तो ढेर सारा होना चाहिए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके अब हम मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें, ठीक। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ बच्चों इस चैप्टर पे बिकॉज ये बहुत इजी और काम का चैप्टर है, तो इसलिए इसको जरा सीखेंगे। अब आइए जरा नेक्स्ट पे, स्टेप 2 में क्या करेंगे। अब ढेर सारा सोल्यूशन बन गया, मैंने आपसे क्या कहा था कि उस सोल्यूशन एक्स में पहले किस चीज को, तो अब देखिए जरा, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे अब देखें। स्टेप 2 में अब हमने ये करना है कि सबसे पहले वही बात हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई किसको, वी विल आइडेंटिफाई द कैटाइन प्रेजेंट इन, अब तो उसे सोल्यूशन एक्स कहना चाहिए ना, प्रेजेंट इन सोल्यूशन एक्स। बच्चों क्या अब उसे सोल्यूशन एक्स नहीं कहेंगे? तो पहला टास्क है उसमें कैटाइन ढूंढना। तो उसको करने के लिए जो स्टेप आप फॉलो करना है वो क्या है कि आपने एक ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में, जरा आप समझना बच्चों स्टेप 2 एक्चुअली है क्या। आपने उस स्टेप 2 में इधर से इसमें डालना है
रफली इस टेस्ट ट्यूब में ना रफली बच्चों 2 सेंटीमीटर्स डेप्थ, देखें कोई नाप के नहीं, बस रफली जी, आपने रफली जो है इसमें एक 2 सेंटीमीटर डेप्थ का 2 centimeters depth of solution X is added to the test tube. तो आपने टेस्ट ट्यूब में एक रफली बस 1 सेंटीमीटर गहराई तक अंदाजन वो सोल्यूशन एक्स इसमें इधर से डाल दिया, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर यानी ये जो जार आपने देखिए इतना ज्यादा फिल किया हुआ है, इसमें से सुनो, इसमें से आपने 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक सोल्यूशन एक्स इसमें से इसके अंदर डाल दिया। समझ आई बात? ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक आपने इसमें सोल्यूशन एक्स ये डाल दिया। अब मुझे अगली बात ये बताओ, सुनना जरा। तो जब आपने 2 सेंटीमीटर डेप्थ जी ड्रॉ कर लें, छोटे छोटे स्केच। नहीं ये केमिस्ट्री आज एंड तक करेंगे, ये खत्म करते हैं ताकि फिर एक सिंगल सब्जेक्ट रह जाए। फिजिक्स की टेंशन मत लो, बहुत इजी पोर्शन है उसमें। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द कैटाइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एक्स। तो उसकी खातिर हमने इस टेस्ट ट्यूब में 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन एक्स को डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन एक्स आपने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यू गेट इट। तो क्या करेंगे अब, जब 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन एक्स आप डालोगे तो टारगेट ये है कि हमने कैटाइन पहचाननी है। देखें वैसे तो इस सॉल्यूशन एक्स में इस वक्त वो कैटाइन भी मौजूद है और वो एनाइन भी मौजूद है, लेकिन हमने दोनों में से किसको पहचानना है पहले? हमेशा पहले किसको पहचानना है? कैटाइन, बिल्कुल। और कैटाइन को पहचानने के लिए तो एनाइन हम रख छोड़ेंगे बाद के लिए, उसके लिए फिर एक अलग सी टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन एक्स डाल के हम आखिर में चेक करेंगे। फिलहाल कैटाइन के मल्टीपल टेस्ट करने। मुझे बताओ बच्चों, कैटाइन को पहचानने के लिए सबसे पहला रिएजेंट क्या डाला जाता है? व्हाट इज द फर्स्ट रिएजेंट? यस, तो आपने क्या किया कि इसमें उतना ही डेप्थ, जरा आप सुनना, आपने इसमें जितनी डेप्थ आपने उस सोल्यूशन एक्स की डाली है उतनी ही डेप्थ आप इसमें डालोगे। यू विल ऐड, बल्कि एक मिनट इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है जी। हाँ चले यहां लिख लें पहले कि यू विल ऐड aqueous sodium hydroxide, बल्कि you will add equal volume, अंदाजन add equal volume of aqueous NaOH into the tube। तो आपने इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH ट्यूब में डालना। तो अब क्या होगा जरा ये देखें। तो स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 में तो ये था ना कि जी we will add 2 centimeters depth of solution X into the tube। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया कि add equal volume of aqueous NaOH। ये मैं वही स्टेप इधर लिख कर दिखा रहा हूं सर, देखो यही स्टेप है ये वाला, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपने add equal volume of aqueous NaOH to the test tube। जी ये खुद आपको मेमोराइज हो जाएंगे, डोंट वरी, बस एक प्रोसीजर जहन में रखें। Add equal volume of aqueous NaOH to the test tube containing solution X।
तो बच्चों आप जब ये हरकत करोगे, सीधी सी बात है, देखें आपको समझ आ रही है ना कि हमने इस सोल्यूशन एक्स का जो अभी लार्ज सैंपल बनाया हुआ है, इसमें से 2 सेंटीमीटर डेप्थ हमने सोल्यूशन एक्स इस ट्यूब में डाला, उसके बाद उसमें इक्वल वॉल्यूम डाल दिया, किसका? इक्वल वॉल्यूम डाल दिया हमने एक्वस NaOH का, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम डाल दिया एक्वस NaOH का इस ट्यूब के अंदर। अच्छा, तो जब आपने इसमें इक्वल वॉल्यूम डाला एक्वस NaOH का, तो क्या करेंगे आप? तो पहले आपने इक्वल वॉल्यूम NaOH का यूं इसमें डाल दिया, तो you will add equal volume of aqueous NaOH to the test tube containing solution X. Now what should you do? जी बिल्कुल, देखिए अब क्या करेंगे, जब इसमें हमने डाला इक्वल वॉल्यूम ऑफ aqueous NaOH, तो यहां पे आपको एक ऑब्जर्वेशन नजर आएगी। होगा ये कि जैसे ही आपने बच्चों इसमें ये 2 cm वाला वॉल्यूम डाला ना, ये इक्वल वॉल्यूम एक्वस NaOH का डाला, तो इधर अब इस ट्यूब में ना आपको अंदर जैसे ही ये दोनों केमिकल्स मिक्स होंगे, जैसे ही ये दोनों केमिकल्स मिक्स होंगे, आपको अंदर इस ट्यूब के यहां एक ऐसे सॉलिड किस्म का कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड अंदर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही ये दोनों केमिकल्स मिक्स होंगे ना, सोल्यूशन एक्स, देखें इसमें पहले से सोल्यूशन एक्स था, ऊपर से इक्वल वॉल्यूम NaOH का हमने डाल दिया, जैसे ही NaOH डलेगा तो इस जार के अंदर क्या होगा, यहां पर एक सॉलिड सॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। इस सॉलिड सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट का लफ्ज कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अ प्रेसिपिटेट will be formed। क्या फॉर्म होगा इधर जी, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट सी अंदर ट्यूब में क्रिएट हो जाएगी। A precipitate will be formed when equal volume of aqueous NaOH, when equal volume of aqueous NaOH will be added to the tube containing solution X। तो बच्चों याद रखना, equal volume of aqueous NaOH to the test tube containing solution X। जैसे ही, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने ट्यूब में पहले सोल्यूशन एक्स का थोड़ा सा सैंपल लिया, और उसमें जैसे ही अलग से एक्वस NaOH का सोल्यूशन लेके डाला, तो एक्वस NaOH डालते साथ ही ना इसमें आपको ऐसे एक प्रेसिपिटेट यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। जी, ये प्रेसिपिटेट हमेशा फॉर्म होता है, एक्सेप्ट फॉर वन टाइनी केस जो मैं आपको बताऊंगा, बट हमेशा प्रेसिपिटेट यानी सॉल्ट बनता है। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन याद है बच्चों? प्रेसिपिटेट कहते हैं किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड को जो फॉर्म होता है बाय मिक्सिंग टू केमिकल्स। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन अगर आपको भूल गई है तो आप लिख लीजिए यहां साइड पे। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन थी, प्रेसिपिटेट कहते हैं एनी इनसॉल्युबल solid that is formed, any insoluble solid that is formed by mixing, any insoluble solid that is formed
when two solutions are mixed together. तो असल में ना ये अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अच्छा, नोट्स में ना प्रेसिपिटेट के लिए हम पीपीटी का लफ्ज यूज करेंगे। पीपीटी प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म है, बट याद रखना ये एग्जाम में ना यूज करना। पीपीटी का लफ्ज इज ओनली यूज्ड इन नोट्स। तो नोट्स में हम पीपीटी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जी, हमने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन अभी पीछे जब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री कर रहे थे और उसमें फिल्ट्रेशन वाला टेक्निक सीख रहे थे, तो फिर पीपीटी फॉर्म्ड को उस एक्वस सॉल्यूशन में से फिल्ट्रेशन के जरिए ही अलग करेंगे। याद है? जी, मेमोराइज स्टेप्स करने हैं, आप पूछ रहे हो बार बार। देखिए, याद इस तरह करने के समझ के करने ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी पहले क्या हरकत करनी है, फिर क्या हरकत करनी है, ताकि फिर जब मैं उस टेबल ऑफ आयंस पे लाऊं तो फिर समझ आए। यार मैं कोई मुश्किल बातें कर रहा हूं ऐसे? आसान बात है, तो सिंपल चीज है। इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट। चलिए, तो भाई बात ये है, सुनो, ये मैं बार बार देखिए रिपीटर इसलिए दे रहा हूं कि आपने सबसे पहले क्या किया था कि यू डिसॉल्व दैट सॉलिड कंपाउंड एक्स इन वाटर टू फॉर्म अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड एक्स। अब आपके पास एक लार्ज सोल्यूशन कंपाउंड एक्स का एक्वस फॉर्म में आ गया। अब इसमें से हर बार थोड़ा थोड़ा लेके हम मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो अब देखिए, इसमें से हमने सबसे पहले एक ट्यूब में 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक तकरीबन रफली एक सोल्यूशन एक्स लिया। ठीक है जी, और उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस NaOH डाला। कैटाइन की पहचान करने जा रहे हैं ना हम पहले, तो कैटाइन पहचानने के लिए हमेशा हम पहला एक्वस NaOH ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस NaOH डाला, जैसे ही डालोगे यहां बच्चों एक सॉलिड सी सॉल्ट, यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट फॉर्म होकर आपको इस ट्यूब में नजर आएगी। उस सॉलिड सॉल्ट को हम क्या कहते होते हैं? उस सॉलिड सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट कह रहे थे। तो जब आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH डालो तो जो पीपीटी बनेगा, आपने उसका पहले क्या करना है? देखिए, अब नोट ये है कि जैसे ही आपको ये ऑब्जर्वेशन में पीपीटी बनती हुई नजर आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है? वी विल नोट डाउन द कलर, we will note down the color of the precipitate, we will note down the color of the PPT। तो अब मैं नोट्स में PPT लिख सकता हूं, एग्जाम में पूरे लफ्ज लिखेंगे। तो आपने बच्चों जैसे ही वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH डाला, जैसे ही PPT अंदर क्रिएट हुआ, तो आपने पहले पेन पेंसिल पकड़ के उस PPT का कलर नोट कर लेना। क्या कर लेना? कलर नोट कर लेना। अब जब उसका कलर नोट कर लेंगे, तो स्टेप नंबर 4 में अब क्या होने वाला है, जरा ये समझिए बच्चों। उसी ट्यूब में देखिए जिसमें आपने पीपीटी फॉर्म करवाया, देखिए आपने यहां तक अब उसमें 2 केमिकल मिक्स किए हुए थे, और यहां सपोज इसमें एक प्रेसिपिटेट यूं यहां फॉर्म हो गया था इक्वल वॉल्यूम डालने से। ऐसे ही है ना, पीपीटी फॉर्म हो गया, आपने इस स्टेप में उसका कलर नोट कर लिया कि जी उसका कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो, या वो येलो प्रेसिपिटेट है, या वो ग्रीन प्रेसिपिटेट है, या वो ब्लू प्रेसिपिटेट है, या वो क्या कलर है, वो मैं आपको बताऊंगा। हर कैटाइन के केस में अपना अपना प्रेसिपिटेट का कलर निकल के आता है।
उसमें आएंगे, पहले सिर्फ आपको मैं जनरल स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स बता रहा हूं। नाउ व्हाट विल हैपन बच्चों, अब जब आपने इसमें इक्वल वॉल्यूम डाला और पीपीटी बन गया, अब आपने दोबारा ना वो NaOH की बोतल उठानी है अलग से। ये केमिस्ट्री लैब में पड़े होते हैं ना, एक्वस NaOH, एक्वस अमोनिया, अलग अलग बॉटल्स में। आपने वही एक्वस NaOH की बोतल उठानी है और स्टेप 4 में अब क्या करना है? स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि उसमें उसी एक्वस NaOH का अब ऐड करना है एक्सेस। यू विल ऐड एक्सेस ऑफ aqueous NaOH to the tube in which the PPT was formed। तो उसी ट्यूब में आपने अब क्या किया कि ढेर सारा ना 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 एक्वस NaOH ही डालना है पहले। इसमें आपने ढेर सारा यानी टॉप तक आपने इसको पूरा एक्वस NaOH से भर दिया। ये स्टेप 4 था कि यू एडेड एक्सेस ऑफ। एक्सेस का क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब है कि आपने ढेर सारा NaOH ही डाल दिया और ट्यूब को भर दिया। पीपीटी हमेशा बनेगा, एक्सेप्ट फॉर वन केस, मैं बताऊंगा उसको क्या करना। पीपीटी हमेशा बनेगा। अच्छा जी, आप जरा देखिए, तो एड एक्वस NaOH का एक्सेस यानी इस ट्यूब को ना आप पूरा भर दें। बच्चों जब आप ये हरकत करोगे ना कि जब आपने एक्सेस एक्वस अमोनिया डाला, तो इधर दो तरह की हरकतें हो सकती हैं। नंबर 1, ईदर द प्रेसिपिटेट formed will dissolve ठीक है जी, either the precipitate formed will dissolve in excess of aqueous NaOH। यानी देखिए aqueous NaOH की एक्सेस डालने से या तो ये प्रेसिपिटेट पूरी तरह जो फॉर्म हुआ था ये वाला, ये सारे का सारा गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। इसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो या तो एक्सेस NaOH डालने से ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर और the precipitate will remain, या the precipitate will not dissolve, the precipitate will not dissolve in the precipitate will not dissolve in excess of aqueous NaOH।
तो भैया या तो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा या प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा। तो either the PPT will dissolve in excess of aqueous NaOH or it will not dissolve। तो एक्सेस NaOH डालने से उसी ट्यूब में जिसमें आपने याद है पहले स्टेप में इक्वल वॉल्यूम NaOH का डाला, पीपीटी बन गया, आपने उसका कलर नोट कर लिया, फिर उसके बाद उसी एक्वस NaOH से उस ट्यूब को भर दिया, तो या तो आपका वो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा एक्सेस में या नहीं होगा। अब अगर बच्चों सुनो, अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया एक्सेस में तो हम बोलेंगे सी वी विल से, अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो वी विल से दैट द पीपीटी was soluble in excess। अगर तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो हम कहेंगे कि द प्रेसिपिटेट वाज soluble in excess। द प्रेसिपिटेट वाज soluble in excess। और अगर वो ना डिसॉल्व हुआ तो वी विल से दैट द पीपीटी was insoluble in excess। तो बच्चों अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो हम कहेंगे कि द प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस, और अगर वो डिसॉल्व ना हुआ तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अगर तो डिसॉल्व हो गया तो पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस है, और अगर ना डिसॉल्व हुआ तो प्रेसिपिटेट वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। फिर हम ये कहा करेंगे। क्यों बच्चों, कुछ प्रोसीजर समझ में आ रहा है? ना ना ना, अभी बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा सब। तो दिमाग में यार एक छोटा सा, ये YouTube पे भी ना इसके सारे प्रोसीजर्स वीडियोस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी, दुनिया भर में लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके लगाए हुए उसमें। जी आता हूं इस पे कि हाउ विल दिस हेल्प अस टू फाइंड द कैटाइन। अब वही तो समझाना है, पहले सिर्फ प्रोसीजर्स बता रहा हूं, ठीक है जी। तो बच्चों या तो वो पीपीटी जो बना था इक्वल वॉल्यूम NaOH के डालने से, जो पीपीटी बना था, एक्सेस NaOH डालेंगे जब, तो या तो वो प्रेसिपिटेट बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो हम कहेंगे पीपीटी वो सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। और तो ये साथ मुकम्मल जुमला वैसे लिख लीजिए इधर कि देखिए, वी विल से दैट द प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ aqueous NaOH। ये लिखो साथ, it will be soluble in excess of NaOH, और इधर it was insoluble in excess of aqueous NaOH। तो भाई याद रखिएगा कि या तो वो पीपीटी पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस, और या हम कहेंगे प्रेसिपिटेट वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो वील से कि प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस, या हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, जी जी आते हैं इस पे जी। कैसे पता, अभी थोड़ा ब्रेकों में पाँव रखा करो यार, तेज क्या चल रहे हो, रुको सर। अच्छा जी, इस हरकत से ना कुछ कैटाइंस की तरफ हमारा शक जाएगा। आई विल टेल यू कि किस पे क्या क्या होता है।
इससे ना कुछ कैटाइंस में हमारा शक जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जिन कैटाइंस पे NaOH की वजह से हमारा शक गया, फॉर कंफर्मेशन अब हमने यही सारी हरकत फॉर कंफर्मेशन ऑफ द कैटाइन, नाउ वी विल यूज कौन सा रिएजेंट? यस, अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्वस अमोनिया। बिल्कुल, कंफर्मेशन के लिए अब हमने एक्वस अमोनिया इस्तेमाल करना। तो वो भी केमिस्ट्री लैब में एक अलग से बॉटल में एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। बट वो कैसे करेंगे, जरा अगेन स्टेप 1 में देखें। तो फॉर कंफर्मेशन ऑफ द कैटाइन वी विल यूज एक्वस अमोनिया। अब वही तरीका है कि देखिए हमारे पास ये सपोज एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हमने इधर डाला हुआ है 2 सेंटीमीटर्स डेप्थ। हमने इसमें 2 सेंटीमीटर्स डेप्थ ऑफ सोल्यूशन X, वही सोल्यूशन X, देखिए वो जो पीछे हमने यहाँ पे एक लार्ज सा सैंपल बनाया था, अब ये जो लार्ज सैंपल है हर दफा फ्रेश टेस्ट ट्यूब उठाएंगे और फ्रेश टेस्ट ट्यूब में, अब देखो ये जो टेस्ट ट्यूब हमने यूज कर ली इसको तो हम साइड पर रख दें, ठीक है। अब आपने एक फ्रेश ट्यूब उठानी है और उसमें इस जार में से थोड़ा सा सोल्यूशन X आपने इसमें दोबारा डाल दिया। तो वही 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन X एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में आपने ये डाली। जी ड्रॉ करें। और अब क्या करेंगे कि स्टेप 1 में हमेशा बच्चों पहले डाला जाता है क्या, इक्वल वॉल्यूम। हमेशा पहले इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया इसमें आप डालेंगे। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे कि add 2 centimeters depth of solution X to a fresh test tube, ठीक है जी। और स्टेप 2 में क्या करेंगे कि we will add equal volume of aqueous ammonia, into the tube. Add equal volume of aqueous ammonia into the tube. Add equal volume of aqueous ammonia into the tube. अच्छा, अब क्या करेंगे, जब आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया ट्यूब में डाला, एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया इनटू द ट्यूब। जी वही सोल्यूशन है भाई, वो जो बड़ा सा आपने बीकर में सोल्यूशन X बनाया था शुरू में, उसी में से थोड़ा सा आपने सोल्यूशन लिया एक फ्रेश ट्यूब के अंदर ऐसे इस जगह में, और अब उसमें आपने अलग से इक्वल वॉल्यूम यानी उतना ही वॉल्यूम डाल दिया एक्वस अमोनिया का। ऐसे फर्ज कीजिए आपने उसमें उतना ही एक्वस अमोनिया का वॉल्यूम डाल दिया, तो ये एक अलग से बॉटल पड़ी हुई है आपके पास, फर्ज करें। दोबारा क्या होगा, जैसे ही आप इक्वल वॉल्यूम डालेंगे तो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या होगी, दोबारा से अ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। दोबारा इधर से ना एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फर्ज कीजिए जी कि इधर मिसाल के तौर पे ऐसे करके एक, जैसे ही आप ये केमिकल्स मिक्स करेंगे तो यहां पे आपके पास ये पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, पीपीटी फॉर्म, ठीक है जी। प्रेसिपिटेट बनेगा हमेशा। आपने क्या करना है कि जैसी पीपीटी फॉर्म हो तो नोट डाउन
नोट डाउन इट्स कलर, आप उसका रंग पहचान के नोट कर लेंगे कि नीला है, पीला है, जो भी, उसका कलर नोट कर लेंगे। और अब स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, अब स्टेप 3 में क्या होने वाला कि उसी ट्यूब में जिसमें आपने, सुनो इधर, उसी ट्यूब में जिसमें आपने इक्वल वॉल्यूम डाला था ये एक्वस अमोनिया का और पीपीटी फॉर्म हुआ था, अब इसी में आपने क्या डाल देना है, बोलो। अब आप इसी में एक्वस अमोनिया की एक्सेस डाल देंगे, यानी आप इस ट्यूब को टॉप तक एक्वस अमोनिया से भर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा इक्वल वॉल्यूम डाला जाता है। देखिए मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग कर दूं कि फर्स्ट स्टेप में इक्वल वॉल्यूम, और फिर जब उसका पीपीटी बन जाए तो फिर सेकंड नंबर पे एक्सेस तब डाली जाती है। समझ रहे हो? अब स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि एड एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया, add excess of aqueous ammonia to the tube containing the PPT. तो उसमें excess of aqueous ammonia डाल दीजिए to the tube containing the PPT. समझ रहे? तो excess of aqueous ammonia डाल दीजिए उस ट्यूब में जो PPT कंटेन कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, add excess of aqueous ammonia to the tube containing the PPT. Now what? बोलिए। excess of aqueous ammonia to the tube containing the PPT. तो दोबारा दो हरकतें होंगी, या तो सी बच्चों, ईदर द पीपीटी विल, ईदर द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। देखिए एक्सेस अमोनिया डालने से या तो वो प्रेसिपिटेट एकदम ना वो सॉलिड गायब ही हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ईदर द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया, या तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर तो ईदर द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया, या the precipitate will not dissolve in excess of aqueous ammonia। तो बच्चों या तो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया में, या पीपीटी डिसॉल्व नहीं होगा। अगर तो वो डिसॉल्व हो गया, अगर तो बच्चों वो डिसॉल्व हो गया तो क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे कि जी प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। तो अब हम इधर लिखेंगे कि जी अगर तो देखें डिसॉल्व हो जाया करे पीपीटी, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि वी विल से that the precipitate was soluble in excess of aqueous ammonia। तो हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल था इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। और अगर बच्चों वो डिसॉल्व ना हुआ, देखिए अगर वो डिसॉल्व ना हुआ तो हम कंक्लूड करेंगे, वी विल से
that the precipitate was insoluble. Precipitate was insoluble in excess of aqueous ammonia. ठीक है, precipitate was insoluble in excess of aqueous ammonia. यहां तक बात समझ में आई सबको? जी जी, कर लें। जी जी बिल्कुल, दोनों करेंगे जी, पूरा प्रोसेस करेंगे। पहले एक्वस NaOH के साथ यही हरकत और फिर एक्वस अमोनिया के साथ यही हरकत। असल में NaOH ना इनिशियली कुछ शक डालेगा कुछ कैटाइंस की तरफ, और फिर एक्वस अमोनिया के जरिए हम उस कैटाइन की कंफर्मेशन करेंगे। तो बच्चों ये स्टेप्स आपको ना समझ में आ गए होंगे कि यार इसमें करना ये है कि आपने एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में पहले इक्वल वॉल्यूम ऑफ थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन एक्स लेना है, वो जिसके अंदर कैटाइन आयनाइन टेस्ट कर रहे हैं, वो सोल्यूशन लिया जार में से। फिर हमने पहले उसमें एक्वस NaOH का इक्वल वॉल्यूम डाला, तो कोई पीपीटी बनेगा, उसका कलर नोट करेंगे, और फिर उसी के अंदर एक्सेस एक्वस NaOH डाल देंगे। तो या तो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा या पीपीटी उसी तरह रहेगा। जी आ रहा हूं इस पे, रुकिएगा एक मिनट मोइज, जरा रुको। इसी तरह आपने फिर उस ट्यूब को साइड पे रखकर एक फ्रेश ट्यूब लेनी, and now you will again add 2 cm depth of solution X to it, and now you will add aqueous ammonia का equal volume to it। तो या तो पीपीटी इसमें बनेगा जब, तो हम उसका कलर नोट कर लेंगे। फिर उसी में एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया डालना उस ट्यूब में जिसमें पीपीटी बना था। तो या तो वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट वाज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया, और या वो प्रेसिपिटेट क्या करेगा, उसी तरह रहेगा, तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। अब इस सारी हरकत से ना कैटाइन देखना पहचान लिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे। जब कैटाइन पहचान लेंगे बच्चों, तो अब फिर हम उसमें एनाइन पहचानने की तरफ आएंगे। ये दोनों हरकतें तो कैटाइन की पहचान के लिए थी। अब हमने क्या लिखा था कि एनाइन की पहचान के लिए, देखिए नोट में अब हम लिखेंगे कि once the cation is identified, once the cation is identified once the cation is identified by the previous procedure, by the previous procedure, तो लिखिए we will then proceed towards identifying the anion present in solution X।
तो बच्चों एनाइन प्रेजेंट इन सोल्यूशन एक्स के लिए तो एक अपना अपना स्टेप्स और प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, यहां से वी बिगैन द होल प्रोसेस इन द स्टेप्स। देखो अब तो आपको ये स्टेप्स ओरली भी याद हो गए हों कि नहीं? तो एक्चुअली बस ये करना था। अच्छा जी, अब ये था देखें कि once the cation is identified by the previous procedure, we will then proceed to identifying the anion present in solution X. अच्छा, एनाइन को पहचानने का तो बड़ा सिंपल सा स्टेप 1 है। एनाइन को पहचानना है तो आपने क्या करना होगा कि बच्चों उस ट्यूब में आपने अगेन वो जो शुरू में जार से एक सोल्यूशन बनाया था आपने, ये वाला सी, वो जो शुरू में आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड एक्स जो बनाया था, उसमें से अगेन अब एक फ्रेश ट्यूब लेनी है आपने। यू विल टेक अ थर्ड टेस्ट ट्यूब, फ्रेश आप लेंगे उसमें, और उधर से आप डालोगे इसमें सोल्यूशन। यू विल ऐड अगेन, इसमें आप 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन एक्स इसमें डालोगे। तो स्टेप 1 में होगा कि ऐड 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन एक्स to the test tube. Add 2 centimeters depth of solution X to the test tube, and add 2 centimeters depth of solution X to the test tube, and फिर क्या करेंगे? अब स्टेप 2 में हम यहां से इसमें एक रिएजेंट, स्टेप 2 में we will add a different reagent. We will add a different reagent to the tube. We will add a different reagent to the tube, बल्कि डिफरेंट के बजाय यूं लिखें, we will add a specific reagent to the tube in each anine's case. ठीक है, तो we'll add a specific reagent to the tube in each anine's case. तो इसमें देखिए अब हर एनाइन के केस का अपना अपना एनाइन वो रिएजेंट है। जैसे मिसाल नाइट्रेट आयन को पहचानना हो तो उसमें एक और रिएजेंट डालेंगे, कार्बोनेट आयन पहचानने के लिए एक अलग एक रिएजेंट है, क्लोराइड आयंस के लिए अलग है, ब्रोमाइड के लिए अलग है, आयोडाइड के लिए अलग है। तो हर कैटायन को पहचानने का अपना अपना एक, सॉरी, हर एनाइन को पहचानने का अपना अपना एक रिएजेंट है। यार अब हमें इस सारी बात से क्या समझ आएगी? देखना, जब आप उसमें इक्वल वॉल्यूम डालोगे उसी रिएजेंट का, देखिए जब आप उसमें एक इक्वल वॉल्यूम डालोगे उसी रिएजेंट का, तो यहां पर इस ट्यूब में हमें एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी। वो जो ऑब्जर्वेशन दिखेगी दैट विल लीड अस,
आप लोग लिखिए कि आफ्टर एडिंग द रिएजेंट, लिखें आफ्टर एडिंग द रिएजेंट it will lead us to, after adding a reagent it will lead us to a certain anion बल्कि यूं लिखें कि after adding a reagent the observation will lead us to the observation will lead us to the specific anion, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एनाइन मौजूद है। यार अब ये मैंने ना आपको एक प्रोसीजर अभी लिखवाया, सिर्फ आपका माइंड अब खुलेगा कि बात मैं कर क्या रहा था, ये तरीके याद रखो। तो इस तरह 3 टेस्टों से ना हमें कैटाइन और एनाइन की पहचान मिल जाएगी कि उस कंपाउंड एक्स में कौन सा कैटाइन छुपा पड़ा था, कौन सा एनाइन छुपा पड़ा था। तो अब आएंगी जवाब, आपको अब मिलेंगे कि यार ये कैसे पता चलता है सारा, ये तो एक प्रोसीजर था। ठीक है, जी मौसम, जी बिल्कुल। अब देखिएगा जी, जी आ रहा हूं उसी पे। अब आप लोग जरा एक हेडिंग डालो, टेबल फॉर द identification of cations, table for the identification of cations। देखो बच्चों, अब कैटाइंस की पहचान के लिए क्या टेबल है? कैटाइंस की पहचान के लिए क्या टेबल होता है? जरा देखो, कैटाइंस की पहचान का टेबल क्या होगा? जी आ रहा हूं। आप सबके सवालों को मैं अभी आंसर करूंगा, जरा पहले ये देखिए। फर्स्ट लुक एट दिस, इसको ध्यान से देखिए। जी चार्ज हो रहा है। जी बताइए। तो अब टेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस क्या होगा जी, जरा ये देखिए। अब बच्चों आपने ना एक फुल पेज पे जाना है, एक फुल फ्रेश पेज पे आप लोग जाओगे। जी, थैंक यू। तो टेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस, जरा 1 मिनट सुन लो, इसको मैं करा लूं, अब काम इतना नहीं है। अब आपने बच्चों उस टेबल में ना ये खाने बनाने हैं 3। एक फ्रेश पेज पे जाओ, टॉप से शुरू करो। देखिए अब आपने जो खाने बनाने हैं उसकी जरा आपको मैं तफसीलात बता दूं कि कैसे। देखिए ये जो कैटाइन वाला खाना ना, ये आपने बनाना है थोड़ा पतला सा। ठीक है, कैटाइन वाला खाना आपने पतला बनाना। यहां हम लिखेंगे वो कैटाइंस जो हमारे कोर्स में। ठीक है,
और ये जो 2 रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा, ये आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसे। ठीक है जी, ऐसे 3 खाने बनाने। यहां हम एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करेंगे, क्योंकि अब कैटाइंस की टेबल पहले पढ़ रहे हैं ना, एनाइंस का बाद में पढ़ेंगे। और इधर आएगा एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो इधर आएगा जी एक्वस NaOH, और एक तरफ आएगा एक्वस अमोनिया। तो कैटाइंस में एक तरफ एक्वस NaOH हम डाल रहे हैं और एक तरफ एक्वस अमोनिया, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने ना इस तरह से ये 1 2 3 3 लाइनें छोड़ के इस तरह के कॉलम्स बनाने। ठीक है जी, तो इस तरह के आपने heading the table for the identification of cations. अब देखो बच्चों, इसमें तो आपने ना ऐसे ये 1 2 3 3 लाइनें, 1 2 3 1 2 3 3 3 लाइनों का वो बना लो। अब देखना ये टेबल और इस सारे टॉपिक की कितनी जबरदस्त ग्रिप आपको होगी, जरा देखिएगा। देखिए अब इसमें ना जो आपके सिलेबस में कैटाइंस पहचानने को आएंगी, वो सबसे पहले ये जिंक आयन, जिंक की आयन को टेस्ट करना आपके सिलेबस में। फिर याद रखिएगा कैल्शियम की आयन, अगर सोल्यूशन में कैल्शियम आयन हो तो उसको पहचानना आपको आएगा। फिर इसमें एल्युमिनियम की आयन है, फिर इसमें कॉपर 2+ की आयन है, फिर आपके कोर्स में एक आयरन 2+ की आयन पहचानना है, फिर एक Fe3+ की, और एक अमोनियम। ये आपके कोर्स में वो आयंस कैटाइंस हैं जिनको आपने पहचाना। बच्चों, इनकी तरतीब याद करने के लिए बड़ा जबरदस्त देखना तरीका बताऊंगा, आपका मसला ही आसान हो जाएगा। वरना ये आयंस याद है आज तक कभी याद होती नहीं बंदे को। तो इसके लिए ना आप देखो, जिंक के लिए जुमला याद करो, जिंदगी, कैल्शियम से के, जिंदगी के ऑल काम, जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना, जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। तो ये एक मैसेज भी है आपके लिए। जी ये खुद बनाते हैं।
इसमें मुझे भी आपकी तरह ये याद नहीं होते थे, तो फिर एक तरीका इसका बड़ा जबरदस्त मैंने बनाया हुआ, आपको मैं बताता हूँ। तो जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना, निभाना मीन्स टू फुलफिल। आई एम ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू दीज किड्स। See, the sentence actually means that in your life, do everything and every task, fulfill it completely. ये जैसे एक लफ्ज है ना, फुल फ्लेज। तो जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। देखिए, अब जिंदगी से जिंक, के से कैल्शियम, ऑल से एल्युमिनियम, काम से कॉपर, फुल से Fe2+, फ्लेज से Fe3+, निभाना से अमोनियम। जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। ठीक, ये जुमला लिख लो साइड पे। जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। बेस्ट ये है कि आपके पास टेबल में अगर इधर जगह है ना, तो यहीं लिख लें कि जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लेज निभाना। ये टॉपिक बच्चों बस एक आधे पौने घंटे का रह गया। ये मैं फिर इंशाल्लाह चलें कल कंप्लीट करता हूँ, साथ ही मोल्स फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। मोल्स में अब देखिए सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, बेहद इजी चैप्टर है। और IGCSE के केमिस्ट्री में तो इसका इतना मटेरियल आता भी नहीं। GCE में थोड़ा बहुत मोल आता है थ्योरी में, बट वो बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। बहरहाल जी, आपका केमिस्ट्री भी अभी